रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल थेरापी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एंजाइना क्या था। हमें पता था कि जब भी हार्ट की मसल्स को कम ब्लड सप्लाई मिलती होती थी तो उधर पेन स्टार्ट हो जाती होती थी, उसे हम क्या कहते होते थे, एंजाइना। इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स वगैरह पढ़ ली थी। तो आपको पता है जब भी क्या हो रहा था, कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही थी हमारे सेल्स को। ऐसे ही है ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मायोकार्डियोसाइट्स हैं तो इनको जब भी ऑक्सीजन कम मिल रही थी उस वक्त क्या हो रहा था, बंदे को एंजाइना हो रहा था, पेन हो रही थी। अब हमने क्या करना है कि ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है इसकी वजह से पेन हो रही है। हमने क्या करना है, या तो ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ा देना है, या क्या करना है कि हार्ट की डिमांड को कम कर देना है। क्यों, मसला क्या आया, प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि हार्ट की डिमांड जो थी ऑक्सीजन की, उतनी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ये प्रॉब्लम आ रही थी मोर देन, आपको पता है 70% ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी हमारी कोरोनरी आर्टरीज की। उस वक्त बंदे को एंजाइना हो रहा था। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो ये फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, तो अगर ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन तो पहले स्कूल में भी पूरी नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। इट मीन्स कि जो भी चीजें हार्ट रेट को बढ़ाएंगी, जो भी चीजें हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगी, जो भी चीजें इधर ज्यादा फ्लूइड को लाएंगी मींस के प्री लोड को बढ़ाएंगी, या जो भी चीजें आपके आफ्टर लोड को बढ़ाएंगी मींस के हार्ट से ब्लड को निकलने वाला है जो मुश्किल होती है, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। जो भी चीजें इन सारी चीजों को बढ़ाएंगी वो क्या करवा देंगी, आपकी ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देंगी। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे। तो हमने क्या करना है, ऐसी ड्रग्स देनी है जिन्होंने हार्ट रेट को भी कम कर देना है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दें, या वो क्या करें, वेसल्स को डायलेट कर दें, या वो क्या करें कि आपका ये जो प्री लोड आ रहा है उसको कम कर दें। तो देखो ये जो सारे काम हम कर रहे हैं, इससे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर रहे हैं, जिससे बंदे का एंजाइना ठीक हो जाएगा। तो आज हम वही ड्रग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले वो ड्रग्स पढ़ते हैं जो आगे आफ्टर लोड को कम कर रही है, मींस के आगे जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे हार्ट को अब क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगानी पड़ेगी। देन वो ये जो ड्रग्स होंगी ये वेन्स को भी डायलेट कर देंगी। जब वेन्स डायलेट होंगी तो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड, आपको पता है, कम आएगा। तो इसे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम ये ऑक्सीजन को यूज करेगा, एनर्जी को यूज करेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है नाइट्रेट्स। आपको पता है जब भी बंदे को एंजाइना होता है तो सबसे पहला हम क्या काम करते होते हैं, उसे नाइट्रोग्लिसरीन देते होते हैं, सब लिंगवल। तो उसकी जुबान के नीचे रखते हैं तो उसका एंजाइना ठीक हो जाता होता है। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रेट्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट है, और उसमें आइसोसोर्बाइड मोनो नाइट्रेट है। इनका सीन क्या है कि ये सबसे ज्यादा शॉर्ट एक्टिंग होती है। मींस के ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ना, इसका जो मैकेनिज्म एक्शन होता है ना, एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो तकरीबन 10 to 20 मिनट्स होता है। जबकि ये जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है ना, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका तकरीबन 6 आवर्स तक होता है। और जो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है ना, इसका तकरीबन 1 डे होता है, मीन के रोज की एक गोली, इस तरह करके सीन होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन जो मोस्टली हम यूज करते होते हैं, सबसे पहले जब बंदा आता है वो नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं। कैसी, सब लिंगुअल, जुबान के नीचे रख देते होते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या करवा रही है, वेसोडाइलेटर्स है, वेसल्स को डायलेट करवा रही हैं। लेकिन इसमें जो आप चीज, आपने मस्ट चीज याद रखनी है कि ये मोर डायलेट करवाती हैं वेन्स को देन आर्टरीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करवाएंगी, डायलेट करवाएंगी मोर, किससे, आर्टरीज से। तो आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को नोट्स पे लेके चलूं तो क्या होता है, हमारी जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा था वो कौन लेके आ रही थी, वेन्स। ठीक है, वेन्स कहाँ पे लेके आती हैं, आपके राइट हार्ट में ब्लड लेके आती हैं, ऐसा ही है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि वेन्स डायलेट हो गई हैं, हमने बंदे को नाइट्रोग्लिसरीन दी तो वेन्स डायलेट हो जाएंगी। तो आपको पता है जब भी वेन्स डायलेट होती हैं उधर ज्यादा सारा ब्लड पूल करने लग जाता है। इट मींस कि हमारा जो वेनस रिटर्न, हमारे राइट हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन आपको पता है राइट हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाता होता है, आपके लंग्स में, ऐसा ही है। एंड देन लंग्स से ब्लड कहाँ पे चला जाता होता है, आपके लेफ्ट हार्ट में चला जाता है। एंड देन आपके लेफ्ट हार्ट ने क्या करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है। अब देखो अगर क्या हुआ, मैंने वेन्स को डायलेट कर दिया, नाइट्रोग्लिसरीन दी या नाइट्रेट दी, वेन्स डायलेट हो गई। जब वेन्स डायलेट होंगी तो ब्लड राइट हार्ट की तरफ क्या आएगा, कम आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीज करवा देंगे वेनस रिटर्न को, ऐसा ही है कि नहीं है। तो इन्होंने क्या करवाया, डिक्रीज करवा दिया वेनस रिटर्न। देन आगे चलते हैं। आगे देखो, ये जो सारा ब्लड है आगे कहाँ पे चला जाएगा, आपके लेफ्ट हार्ट में चला जाएगा, आपके लेफ्ट वेंटिकल में चला जाएगा। तो आपको पता है आपके लेफ्ट वेंटिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम, ऐसा ही है कि नहीं है। इट मींस कि ये डिक्रीज करवा देंगी एंड डायास्टोलिक वॉल्यूम को। इसका दूसरा नाम था प्री लोड। इट मींस कि ये डिक्रीज करवा देंगी प्री लोड को। तो खैर इन्होंने ये सारी चीजें करवा दी। दूसरी बात और ये क्या कर रही है कि आर्टरीज को भी थोड़ा बहुत डायलेट कर रही है। तो देखो जब आर्टरीज को डायलेट करेंगे कि इट मींस कि ये डिक्रीज करवा रही है किसको, आफ्टर लोड को। ठीक है। और देन और ये है कि ये देखो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उनको भी तो डायलेट कर रही है कि नहीं कर रही।
कोरोनरी आर्टरीज भी तो आर्टरीज ही होती हैं, उनको भी ये डायलेट कर सकती हैं। तो देखो, एक आर्टरी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी थी, उसमें अगर थोड़ी बहुत डायलेशन वाला इफेक्ट आएगा तो उससे थोड़ी सी बेहतरी आएगी, ऐसा ही है कि नहीं है? तो खैर, इनका मेन इफेक्ट क्या होता है जो एमसीक्यूज में आता है, ये डिक्रीज करवाती हैं आफ्टर लोड को और ये डिक्रीज करवाती हैं प्री लोड को। तो आप देखो, हमारे हार्ट पे लोड कम हो गया, बंदे पे लोड कम हो जाए, उसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ही है कि नहीं है? हमारा जो लेफ्ट हार्ट है, अब इस पे लोड कम हो गया तो इसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो, जब इसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम हुई तो जाहिर सी बात है बंदे की पेन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। तो इस तरह आपकी नाइट्रोग्लिसरीन काम कर रही होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन अब समझते हैं कि इसने वेन्स को डायलेट किया, आर्टरीज को डायलेट किया, ये किस तरह करती है उसका जरा मैकेनिज्म समझते हैं। तो ये जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं, ये रिलीज करते होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है, ये NO को। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफा कहा है कि आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, वेजोडाइलेटर होता है, ऐसा ही है कि नहीं है? तो ये वेसल्स को डायलेट कैसे करवाएगा, आज मैं इसका आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी आ गई ब्लड वेसल आ गई, ऐसा ही है कि नहीं है? तो आपको पता है ब्लड वेसल जो होती है उसका ये इंटीमा होता है। इंटीमा में क्या होता है कि इधर एंडोथेलियल सेल्स होंगे, एंड देन क्या है कि ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और उसके ऊपर क्या होते हैं आपके स्मूथ मसल्स, इधर ये आपके स्मूथ मसल्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या रिलैक्स करेंगी, और सबसे बाहर क्या हो जाता है, एडवेंटिशिया। लेकिन फिलहाल हमारा ताल्लुक है किसके साथ, इधर आपने बंदे को क्या दिया, नाइट्रोग्लिसरीन दी। नाइट्रोग्लिसरीन क्या रिलीज करवाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये देखो, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा ना, ये इधर से डिफ्यूज कर जाएगा, कहां से, आपकी ब्लड वेसल से डिफ्यूज करके आ जाएगा आपके स्मूथ मसल के सेल्स में। ये जो वेसल के स्मूथ मसल के सेल्स है ना, ये अब उधर आ गया। तो ये जो स्मूथ मसल के सेल्स है, अब मैं बना लेता हूँ, ये वाला जो स्मूथ मसल का सेल है ना, ये है आपका ये जो स्मूथ मसल, ये आप देख सकते हो। तो इधर आ गया, अब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज करके इसके अंदर आ गया। तो आपको पता है आपका जो स्मूथ मसल के सेल है, इसमें डिफरेंट सारे पाथवे हैं। इसने कौन से पाथवे को छेड़ना है, इसने छेड़ना है साइक्लिक जीएमपी वाले पाथवे को। तो आपको पता है आपके सेल्स में पड़ा होता है जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है साइक्लिक जीएमपी में। कौन सा एंजाइम, गुआनालेट साइक्लेज। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गुआनालेट साइक्लेज को एक्टिवेट करवा देगा। जब आपका गुआनालेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ तो इसने ज्यादा से ज्यादा जीटीपी को कन्वर्ट करवा दिया, किसमें, साइक्लिक जीएमपी में। इट मींस कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड आया तो इसने इंक्रीज करवा दिया साइक्लिक जीएमपी को। देन आपको पता है जब भी आपका साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है कि ये जो एमएलसी फॉस्फेटेज है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता होता है। तो ये देखो, इसने क्या किया, एमएलसी फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था फॉस्फेटेज वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो मायोसिन लाइट चेन है, इसके नेम में ही सारी बात है, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। मींस के ये जो मायोसिन की लाइट चेन है उधर से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल रहा है। तो ये देखो, ये जो मायोसिन की लाइट चेन में फॉस्फेट ग्रुप है उसको निकाल देगा, और अब क्या है कि आपके पास एक्टिन और मायोसिन आ जाएगी। तो आपको पता है जब हमारी मायोसिन की लाइट चेन पे फॉस्फेट होता है उस वक्त क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। जब इस पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी। तो इसने क्या किया, हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड ने साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ाया। साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो गई, हमारी स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो गई। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से आया था, ये जो हमारे नाइट्रेट्स थे इन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाया था। देन ये डिफ्यूज करके, आपको पता है इधर से डिफ्यूज करके कहां पे चला गया था, मसल में, और इसने क्या किया, अब इस आर्टरी को क्या करवा देगा, ये रिलैक्स करवा देगा, डायलेट करवा देगा। तो ये अब इस हालत में आ जाएगी। तो इस तरह आपका नाइट्रिक ऑक्साइड काम कर रहा होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। ये क्या करवाता है, वेजोडाइलेट करवाता है। कैसे वेजोडाइलेट करवाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाता है। इसकी वजह से ये वेस्कुलर स्मूथ मसल पे जाके एक्ट करेगी और जीएमपी का लेवल बढ़ा देगी, जिसकी वजह से स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। अच्छा जी, तो और इसने क्या किया था, डायलेट ज्यादा करवाएगा किसको, वेन्स को, देन आर्टरीज। और इसने क्या किया, इसकी वजह से प्री लोड को कम कर दिया। आप सिंपली याद रख लो, जब भी आपकी वेन्स डायलेट करती हैं तो हार्ट की तरफ जो प्री लोड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब भी आपकी वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो आपके हार्ट की तरफ प्री लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि वेन से अब ज्यादा ब्लड वापस आ रहा है। तो देखो, ये हम किस में यूज करेंगे, जाहिर सी बात है एंजाइना में यूज करेंगे ना। हम पेन को ठीक करने के लिए, इसको हार्ट पेन को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं। और किसमें, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। अब ये देखो, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वही आपका स्टेमी, एनस्टेमी, ठीक है, उन सबको वो क्या कह रहा है, ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कह रहा है। अच्छा, देन आगे आ गया पल्मोनरी एडिमा में भी इसको यूज करते हैं। अब देखो, ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स हैं। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि आपका ये जो लंग्स है इधर बहुत ज्यादा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा होता है, ऐसा ही है कि नहीं है? अब देखो, अगर क्या करो आप, वेन्स में से ब्लड के आने को क्या कर दो, कम कर दो। आपकी वेन्स को डायलेट किया, अब वेन से ब्लड क्या आएगा, कम आएगा लंग्स की तरफ। तो जाहिर सी बात है, लंग्स में पहले ही ब्लड अकामुलेट हुआ पड़ा है और फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है, तो आप नहीं चाह रहे कि मजीद उधर ब्लड जाए।
ऐसे ही है कि नहीं है? तो आपने इस तरह करके उस बंदे का पल्मोनरी एडिमा को थोड़ा सा काम डाउन कर लिया, ट्रीट नहीं किया आपने, समझे, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर ली, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर ली, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इधर से कम फ्लूइड जाएगा किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, एंड देन कम फ्लूइड जाएगा और बंदे का पल्मोनरी एडिमा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो खैर ये मेनली किसके लिए हम यूज करते होते हैं, एंजाइना के लिए यूज करते होते हैं। अच्छा जी, अब आगे एडवर्स इफेक्ट्स। तो मैंने आप लोगों को कल एक चीज समझाई थी, वो ये कि जब भी आपका क्या होता है कि वेसल्स डायलेट करती हैं, वेसल्स डायलेट करती हैं, तो इधर बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वेसल कम हो जाएगा। तो जब भी आपका बीपी कम होता है तो आपके बैरो रिसेप्टर्स, एओर्टा में जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके बाद जो आपका कैरोटिड आर्टरीज में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो इस कम बीपी को डिटेक्ट करते होते हैं। जब ये इस कम बीपी को डिटेक्ट करते हैं तो क्या करवाते हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवा देते हैं। देन जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो क्या करवाता है, वो आपके हार्ट पे आके एक्ट करता होता है और हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इसने क्या करवाया, इंक्रीज करवा दिया हार्ट रेट को, और किसको इंक्रीज करवा दिया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। तो अब ये तो हम चाह नहीं रहे थे, एक बंदे को पहले एंजाइना हुआ पड़ा है, ऊपर से ये वाला पंगा हो गया कि इसने हार्ट रेट को बढ़ा दिया, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दिया, मींस कि अब इसने क्या करवा दिया, इंक्रीज करवा दी ऑक्सीजन की डिमांड। तो इससे उस बंदे का एंजाइना वर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, एंजाइना वर्स हो जाएगा ना। तो आपने इस चीज को, अच्छा, इंक्रीज हार्ट रेट के इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। तो बंदे को क्या हो सकता है जनाब, टैकीकार्डिया हो सकता है जो नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है। तो आपने क्या करना है, उस बंदे का ये वाला सिम्टम ठीक करने के लिए उसको साथ में दे देने हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो आप लोगों को अगर याद हो या ना याद हो, ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये क्या करवाते हैं, डिक्रीज करवा देते हैं हार्ट रेट को, डिक्रीज करवा देते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। तो इट मींस कि अब आपने दोनों इकट्ठी देनी है, कौन कौन सी, बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपके पास ये जो टैकीकार्डिया वाला मसला नहीं आएगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ाता हूँ बुक से, ये आपने सिंपली याद रख लो, सिंपली ये याद रख लो कि कोई भी वेजोडाइलेटर है वो आपका क्या करवा सकती है, टैकीकार्डिया करवा सकती है, ये वाला साइड इफेक्ट आ सकता है, जिस तरह हमने कल हाइड्रालाजीन वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। तो ये देखो, ये क्या करवा सकती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा सकती है। तो उसको हमने कैसे ट्रीट कर लिया, बीटा ब्लॉकर्स दे के ट्रीट कर लिया। देन और देखो, ये हमारी वेसल्स को डायलेट करवा रही है, तो हाइपोटेंशन करवा सकती है बंदे को, ऐसे ही है कि नहीं है। देन दूसरी बात ये फ्लशिंग करवा सकती है, आपकी जो फेस की वेसल्स हैं वो भी डायलेट करेंगी, जब वो डायलेट करेंगी तो उनमें ब्लड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा। तो ब्लड कैसा होता है, रेड। तो बंदे की जो स्किन होगी वो आपको रेड और वार्म अपीयर करेगी जब आप उसको देखोगे, ये फ्लशिंग वाला साइड इफेक्ट आ सकता है। देन और क्या हो सकता है, जब आपकी सेरिब्रल वेसल्स, जो आपकी ब्रेन की वेसल्स है वो डायलेट करेंगी तो बंदे को क्या हो सकती है, हेडेक हो सकती है। ये समझो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं किसके, आपकी वेजोडाइलेटर्स के। कौन कौन सा, हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, हेडेक और साथ में ये वाला टैकीकार्डिया, ये सारी जो वेजोडाइलेटर्स है ना उनके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। देन और ये कि ये एक और काम करवा सकती है, ये करवा सकता है मैथमोग्लोबिनीमिया। अब इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये वाला जो है ना वो इसके साथ एसोसिएटेड है, स्पेसिफिकली किसके साथ एसोसिएटेड है, ये नाइट्राइट्स के साथ। ये हमने कौन से पढ़े, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में क्या होता है, NO3 फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म होती है दूसरा नाइट्रेट्स की। जबकि जो नाइट्राइट्स होते हैं ना उनमें दो ऑक्सीजन होते हैं, वो होती है NO2 फॉर्म। अच्छा, इसका क्या सीन है कि ये जो नाइट्राइट्स हैं, स्पेसिफिकली नाइट्राइट्स, ये क्या करवाते हैं कि आपका ये जो ब्लड है ना, इसमें आपको पता है क्या पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमोग्लोबिन होती है आपके आरबीसी में जो आपकी ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन वगैरह को। तो ये क्या करवाते हैं, इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैथमोग्लोबिन में। किसमें, मैथमो, ये एक समझो मैथमोग्लोबिन क्या है, एक फॉर्म है हीमोग्लोबिन की। ये कब बनी, जब क्या हुआ, हमारे ये जो नाइट्राइट्स थे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया हीमोग्लोबिन को इनटू मैथमोग्लोबिन। अब क्या हुआ कि देखो, हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैथमोग्लोबिन में। इट मींस के ब्लड में क्या हो जाएगा, मैथमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज का जब ब्लड में लेवल बढ़ जाए तो उसके आगे हम ईमिया लगा देते हैं, तो बंदे को क्या हो जाएगा, मैथमोग्लोबिनीमिया, ईमिया आगे लगा दो। इट मींस कि इसके ब्लड में मैथमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब ये जो मैथमोग्लोबिन है ना, जिस तरह हीमोग्लोबिन जो होती है वो दूसरा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ये उतनी अच्छी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टर नहीं होती, मैथमोग्लोबिन बुरी होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस वजह से आपने क्या करना है, नाइट्राइट्स को दूसरा ज्यादा प्रेफर नहीं करना। अगर मैं नाइट्राइट्स की एग्जांपल दूं तो हमारे पास आ जाता है अमाइल नाइट्राइट। ये पहले जमानों में यूज होता था, अब नहीं यूज होता। ये जो अमाइल नाइट्राइट है ना, ये पहले यूज होता था, अब इतना ऐसा चाहिए यूज नहीं होता, क्योंकि ये इसका कौन सा साइड इफेक्ट है, मैथमोग्लोबिनीमिया। अच्छा जी, तो ये था हमारा नाइट्रेट्स का, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वगैरह का। देन आगे थोड़ा सा और बताता हूँ, और ये कि इसका ना एक और इफेक्ट है, जो लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं जहां पे मीन्स के ये इनका सामना होता है नाइट्रेट के साथ, तो वो देखो रोज 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 क्या लेंगे,
फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका एक इंडस्ट्रियल वर्कर, वो इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसका रोज एक्सपोजर होगा ना किसके साथ, नाइट्रेट्स के साथ। तो नाइट्रेट्स कौन सा इफेक्ट करवाएंगे, यही वेजोडाइलेशन वगैरह वाला या ये वाला सारा इफेक्ट करवाएंगे। तो क्या होता है कि जब रोज रोज हर टाइम उसको वो इस चीज से एक्सपोज होता है ना, तो इसके जो रिसेप्टर्स थे वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आपको पता है, आप एक दफा किसी बंदे को तंग करो ना, तो वो पहले तंग होगा, देन बार बार करते रहो, तो वो कहता है कि चलो भैया अब लगा ही दे। तो यही सीन हो रहा होता है कि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अब रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मीन्स के वो अब नाइट्रोग्लिसरीन अगर आप उस बंदे को दोगे भी, तो उससे क्या होगा, आपका ये वेजोडाइलेशन वगैरह वाला इफेक्ट नहीं आएगा, उनका ये वाली सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन क्या होता है कि अब आ गया संडे, तो देखो जब संडे आएगा तो उस दिन वो एक्सपोज होंगे उसके साथ, नाइट्रेट्स के साथ नहीं होंगे ना, वो जब इंडस्ट्री में फैक्ट्री में काम कर रहे थे उस वक्त एक्सपोज हो रहे थे। तो देन क्या होता है कि आपके ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनसेंसिटाइज हो जाते हैं। मींस के अब ये क्या करेंगे, अब ये अगर इनको नाइट्रेट्स आप दोगे ना इस बंदे को, तो वो रिएक्शन करेगा, मीन्स के अपना अमल करेगा, ये वेजोडाइलेशन वाला काम करेगा, मीन्स क्या वो नाइट्रेट्स को लगने देंगे। अब बंदा कब गया, मंडे को गया दोबारा, कहाँ पे, फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री में। तो क्या होगा कि जब वो मंडे को जाएगा, तो अब इसके रिसेप्टर्स जो है वो सेंसिटिव हुए पड़े हैं, अब ये नाइट्रेट्स को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो अब जब ये नाइट्रेट्स को री एक्सपोजर होगा, तो अब ये जाके रिसेप्टर्स पे लगेगा, और वही क्या हो जाएगा, बंदे की आर्टरीज और वेन्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो आपको पता है उस बंदे को क्या होगा, जब आपकी आर्टरीज वगैरह डायलेट होती थी, वेन्स वगैरह डायलेट होती थी, तो बंदे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बीपी कम होता था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो बंदे को क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। देन और बंदे को क्या हो सकता है, हेडेक, जब आपकी दूसरा वेसल्स, ब्रेन की वेसल्स करेंगी डायलेट, हेडेक हो जाएगी। कब होगी, जब उसने री एक्सपोज किया। देन और बंदे को क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। अब ये जो डिजीनेस है ना, ये इस वजह से होता है, डिजीनेस का मतलब है अचानक से बंदे का सर का चक्कर आ जाना। तो देखो जब भी आप खड़े होते हो, तो आपको पता है आपका ब्लड मोस्टली किसकी तरफ जाता है, आपकी लेग्स की तरफ जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट है। लेकिन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसको लेग्स की तरफ इतना जाने नहीं देता, वो क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, और आपका ब्लड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको चक्कर नहीं आते। लेकिन इधर तो वो ड्रग्स दी हुई हैं जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने ही नहीं दे रही। तो देखो जब बंदा खड़ा होगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, नहीं होंगी। जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, तो आगे वापस ब्लड जाएगा दूसरा हमारे हार्ट की तरफ। जब हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो आगे हमारे, जब आपका जो ब्रेन है उधर भी ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। तो बंदा जब अचानक से खड़ा होगा, तो उसको सेंस ऑफ स्पिनिंग आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, डिजीनेस। तो बंदे को क्या हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। ये आपने मस्ट मस्ट याद रखना है कि जो भी आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, वो क्या करवा सकती हैं, पोस्टूरल हाइपोटेंशन करवा सकती होती हैं। ये इनका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ये मैंने एमसीक्यू शेयर किया हुआ था ना ग्रुप में। अच्छा, तो ये वाले सारे प्रॉब्लम्स के साथ वो बंदा आपके पास प्रेजेंट कर सकता है। इसको हम कहते होते हैं मंडे डिजीज, क्योंकि मंडे को किन में होती है, जो इंडस्ट्रियल नाइट्रेट एक्सपोजर होता है, तो उसमें क्या हो जाती है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, उनकी वेजोडाइलेशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू वर्क वीक। लेकिन लॉस ऑफ टॉलरेंस हो जाती है कब, वीकेंड पे। तो जब वो बंदा दोबारा री एक्सपोज होगा, तो टैकीकार्डिया, डिजीनेस और हेडेक के साथ आपके पास बंदा प्रेजेंट कर सकता है। देन आगे कि हम नाइट्रेट्स किस बंदे को नहीं देंगे। देखो, हमने नाइट्रेट्स उन बंदों को नहीं देने जिनमें हम नहीं चाह रहे कि जो ब्लड है ना वो इसकी तरफ कम आए, हमारे हार्ट की तरफ ब्लड कम आए। तो हम कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें नहीं चाह रहे कि हमारे हार्ट की तरफ ब्लड कम आए। तो उसमें आपका आ जाता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। कौन सी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। आपको पता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी वाले बंदे का हार्ट बनाऊं, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये इधर करके ना ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी होती है, आपको पता है इधर एओर्टा से एओर्टा को ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी होती है, तो आपको पता है जितना ज्यादा ये वेंटिकल डायलेट करेगा, उतनी ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, कम होगी। ये सारी चीज हमने समझी हुई है। अब देखो मैंने एक बंदे को क्या दे दिए, इस वाले बंदे को नाइट्रेट्स दे दिए। अब नाइट्रेट्स दूंगा जब, तो कम ब्लड आएगा ना हमारे हार्ट की तरफ। तो देखो जब इधर कम ब्लड आएगा हमारे वेंटिकल में, तो इसकी जो हो रही थी डायलेशन हो रही थी, वो भी कम होगी। इट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्शन मजीद स्वेयर हो जाएगी। तो इस वजह से आपने हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी वाले बंदे में क्या करना है, नाइट्रेट्स नहीं देने, क्योंकि ये क्या करवा देंगे, ये वाली जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको स्वेयर करवा देंगे। जब ऑब्स्ट्रक्शन मजीद स्वेयर हो जाएगी, तो क्या हो सकता है, बंदे की अचानक से सिंकपी होकर मे भी मौत भी हो जाए, अगर कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो ये आपने मस्ट चीज याद रखनी है कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी वाले बंदे में नहीं देना। देन और किस में आपने ये नाइट्रेट्स को नहीं देना। अब देखो अगर बंदे को क्या हुआ है, ये जो राइट वेंटिकल है इसकी इन्फेक्शन हुई पड़ी है, मींस के ये इसके इन्फेक्शन, इसके सेल्स मरे पड़े हैं, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, राइट वेंट्रिकल की फेलियर हुई पड़ी है। तो अब आपने क्या करना है कि इस बंदे को भी नाइट्रेट्स नहीं देने। क्यों नहीं देने, देखो एक तो ये फेल हुआ पड़ा है, तो ये कम ब्लड पंप कर रहा होगा ना हमारे हार्ट की तरफ, ऐसे ही लंग्स की तरफ एंड देन हार्ट की तरफ कम ब्लड पंप कर रहा होगा। ऊपर से आपने क्या किया कि मजीद कम ब्लड भेज दिया,
आपने नाइट्रेट्स दिए बंदे को और मजीद कम ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ, ऐसे ही है कि नहीं है? मजीद राइट वेंट्रिकल में कम जाएगा। एक ये पहले कॉन्ट्रैक्ट ही कम कर रहा था, अब मजीद कम ब्लड ये भेजेगा हमारे लंग्स की तरफ, क्योंकि इसकी तरफ आया ही कम है। तो देखो जब आपके ये जो लेफ्ट हार्ट है, इधर कम ब्लड आएगा, हमारे हार्ट की तरफ क्या है, कम ब्लड आ रहा है, तो ये आगे पंप भी क्या करेगा, कम करेगा। जब कम करेगा कार्डियक आउटपुट कम, तो वही बंदे को क्या है कि सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपका सिंकपी हो सकता है, ठीक है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है। और अगर आपके हार्ट को ब्लड कम मिलेगा तो देन आपको पता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह, एंड देन क्या हो सकता है कि एरिथमियाज की वजह से बंदे की डेथ हो सकती है। तो खैर इन सारी चीजों में आपने अवॉइड करना है कौन कौन सी, एक तो राइट वेंट्रिकल की जब भी प्रॉब्लम हो, दूसरा राइट वेंट्रिकल की इन्फेक्शन में, और दूसरा किसमें, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में अवॉइड करना है। देन और कब आपने अवॉइड करना है, और आपने PDE5 फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर अगर कोई बंदा पहले यूज कर रहा है ना, तो उसमें भी नहीं देनी। अब इसको समझते हैं कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज क्या काम कर रहा है। ये जो आपका फोस्फोडाइएस्ट्रेज होता है ना, ये भी वही काम कर रहा है। अब ये देखो, आपका ये जो साइक्लिक GMP बन गया था, ये हमने सिर्फ बनवाया था, इसको तोड़ा तो नहीं था, लेकिन इसको बना तो नहीं रहने देता, इसको तोड़ दिया जाता है वापस कौन सी फॉर्म में, GMP वाली फॉर्म में। ठीक हो गया, कौन सा एंजाइम तोड़ता है, वो तोड़ता है फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5। अब क्या हुआ कि आप नहीं चाह रहे कि ये टूटे GMP में, ठीक है, मींस के आप क्या करवाना चाह रहे हो, वेसल्स की डायलेशन करवाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे, फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5 को। जब इस एंजाइम को आप इनहिबिट करोगे तो देखो ये साइक्लिक GMP को कन्वर्ट कर सकेगा GMP में, नहीं। तो इस बंदे में भी क्या, इसके सेल्स में भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ जाएगा। देन आगे वही सारा मैकेनिज्म होगा और रिलैक्सेशन हो जाएगी। स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन मींस के वेसल डायलेट कर जाएंगी और उधर ज्यादा ज्यादा ब्लड आएगा। ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये PDE5 को कौन इनहिबिट कर रहा होता है, ये ड्रग इनहिबिट कर रही है सिल्डीनाफिल। सिल्डीनाफिल क्या है कि ये मेल्स यूज करते हैं फॉर इरेक्शन। इरेक्शन में क्या है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या है कि उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रही होती। जब उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रही होती, उसको हम सिल्डीनाफिल देते हैं। सिल्डीनाफिल क्या करेगी, आपका जो पेनिस की वेसल्स हैं उस बंदे की, उनको डायलेट कर देगी। जब आपकी पेनिस की वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा और उसकी इरेक्शन क्या होगी, अब प्रॉपर हो जाएगी। तो इसको जो कॉमनली इसका क्या कहते हैं ब्रांड नेम है, वो आपने सुना होगा, वाइग्रा। तो ये दी जाती है, ये है आपका सिल्डीनाफिल का मैकेनिज्म। अब क्या हुआ कि एक बंदा सिल्डीनाफिल पहले यूज कर रहा था, तो इसने वेसल्स को डायलेट किया हुआ होगा कि नहीं होगा, तो इसने पहले वेसल्स को डायलेट किया, ऊपर से आपने उस बंदे को दे दिए नाइट्रेट्स, ये वेसल्स को मजीद डायलेट कर देगी। तो अब क्या है कि वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगी, तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके ये पेरिफेरल वेसल्स में आ रहा है, तो आपका जो वाइटल ऑर्गन है, आपका हार्ट है या ब्रेन है, उधर कम ब्लड हो जाएगा। जब कम ब्लड जाएगा तो आपको पता है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वही स्ट्रोक वगैरह, और अगर ब्रेन में प्रॉब्लम आया तो खैर ये सारी चीजें आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। किसको, सिल्डीनाफिल को, और साथ में नाइट्रेट्स को। अगर कोई बंदा सिल्डीनाफिल यूज कर रहा है तो उसमें आपने नाइट्रेट्स नहीं देने। ये चीज आ गई कि आपने PDE5 फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर यूज नहीं करने। किसके साथ नहीं यूज करने, आपने नाइट्रेट्स के साथ यूज नहीं करने, क्योंकि ये क्या करवा देंगे, डिक्रीज करवा देंगे ब्लड सप्लाई। कहाँ पे, टुवर्ड्स योर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स किनको कहते हैं, हमारा ये जो हार्ट है, हमारा ब्रेन है, ये बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि अगर इनमें थोड़ी देर भी कम ब्लड जाए तो बंदा क्या है कि मरने के चांसेस होते हैं। तो ये वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो को कम कर देगा। तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि इनमें आपने नाइट्रेट्स को नहीं देना। तो ये था हमारा नाइट्रेट्स का टॉपिक, जो क्या कर रहे थे, कैसे एंजाइना को रोक रहे थे, वेजोडाइलेशन के थ्रू हमारे एंजाइना को रोक रहे थे। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिए। आगे आगे दूसरी क्लास जो हम यूज करते हैं वो आगे बीटा ब्लॉकर्स। अब ये जो आपके बीटा ब्लॉकर्स है ना, ये हमें पता है कि जब भी आपके बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते थे, हार्ट रेट बढ़ जाता होता था, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती होती थी। इट मींस के क्या है कि हमने बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है। ये बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट, और आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस के हमारा जो हार्ट की डिमांड है ऑक्सीजन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारे हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड कम हो एंजाइना वाले बंदे में। तो इन्होंने बीटा ब्लॉकर्स ने क्या किया, हार्ट रेट को कम कर दिया और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दिया। लेकिन इनका एक छोटा सा साइड इफेक्ट आता है। छोटा सा साइड इफेक्ट क्या आता है कि देखो, जब आपका दूसरा क्या कहते हैं, हार्ट रेट क्या हुआ, कम हो गया। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपका हार्ट है, ठीक है, तो ये हार्ट रेट स्लो, दूसरा इसका कम हो गया। इट मींस कि अब इसको ज्यादा टाइम मिल रहा है फिल होने के लिए, एट्रिया से फिलिंग टाइम इसका अब क्या हुआ, ज्यादा हो गया। इट मींस कि अब इधर ब्लड ज्यादा से ज्यादा आएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? तो इसे पंप करने के लिए फोर्स भी तो ज्यादा लगानी पड़ेगी ना।
ऐसे ही है कि नहीं है? ज्यादा ज्यादा ब्लड आ रहा है ना, प्री लोड ज्यादा होता है, तो आपका जो मोटर है उसमें पानी ज्यादा आ रहा है, तो उसे उसको निकालने के लिए फोर्स तो ज्यादा लगानी पड़ेगी। इट मीन्स कि ये क्या करवा देगी, इंक्रीज करवा देगी ऑक्सीजन की डिमांड को। इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम भी कर रहे हैं, ज्यादा भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने इन सारे मामलात को हल करने के लिए इन दोनों को मिला के देना शुरू कर दिया, किस किस को, नाइट्रेट्स को और बीटा ब्लॉकर्स को। तो अभी अब हम इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे मिला के अच्छा इफेक्ट देंगे। पहले हम इनके अलग अलग से इफेक्ट देखते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, हमारे जो नाइट्रेट्स हैं इन्होंने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मींस के जो हार्ट की तरफ प्री लोड था उसको क्या किया, कम कर दिया। देन और इन्होंने क्या किया, हमारी वेसल्स को डायलेट किया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यही हम चाह रहे थे, ये काम हो। देन इन्होंने देन और क्या है, इसने जो इजेक्शन टाइम है उसको क्या किया, कम कर दिया। क्यों ज्यादा हुआ, बिकॉज ऑफ आपका रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आया। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी क्यों ज्यादा हुई, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। तो ये दोनों क्या आ गए, इसके साइड इफेक्ट्स आ गए। खैर इन्होंने अगर ये वाला काम होगा भी ना, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की डिमांड को, हमारी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दिया, जिसकी वजह से एंजाइना हो मतलब बंदे का ठीक हो जाता है। ये नहीं कि हर बंदे में ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आता है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम करते हैं और बंदे का एंजाइना ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। देन आ गया कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट। तो बीटा ब्लॉकर्स का क्या है कि आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को कम करवा देंगे, क्योंकि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवा रहे हैं। तो ये भी क्या करवाएंगे, आपके जनाब ब्लड प्रेशर को कम करवा देंगे, आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवा देंगे, आपके हार्ट रेट को कम करवा देंगे जब बीटा रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेंगे। देन और क्या है कि इन्होंने क्या किया, अब इजेक्शन टाइम को बढ़ा दिया। अच्छा, अब इजेक्शन टाइम इधर क्या हो रहा है कि आपका इजेक्शन टाइम बढ़ रहा है, इधर से ज्यादा जो है ना वो ब्लड पंप हो रहा है, इजेक्शन टाइम आपका बढ़ रहा है। अच्छा, तो और क्या है कि देन आ गया कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मींस हम किसको कहते होते हैं, आपका प्रीलोड। प्रीलोड ऐसे ही है कि नहीं है? तो वो या तो इसका इन पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, या ये क्या करवा देंगे, प्रीलोड को इंक्रीज करवा देंगे। देखो इन्होंने प्रीलोड को इंक्रीज कैसे करवाया, प्रीलोड को कैसे इंक्रीज करवाया, इन्होंने क्या किया हुआ है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को कम किया हुआ है। जब देखो जब ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इधर ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो आपको पता है ज्यादा से ज्यादा ब्लड आने को हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मींस के इन्होंने क्या करवा दिया, जब हार्ट रेट को कम किया ना, तो इन्होंने फिलिंग टाइम को बढ़ा दिया। फिलिंग टाइम मींस के वो टाइम जिस दौरान हमारा वेंटिकल फिल हो रहा होता है, ठीक है, फिलिंग टाइम को बढ़ाया, तो इन्होंने क्या करवा दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अच्छा, इसी वजह से अब इन्होंने क्या किया, इजेक्शन टाइम को भी बढ़ाया। इजेक्शन टाइम को क्यों बढ़ा, क्योंकि इधर ब्लड क्या हुआ है, ज्यादा आया हुआ है। ज्यादा आया हुआ है तो इसे बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए भी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इजेक्शन टाइम को बढ़ा दिया। खैर, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया हुआ था, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह हर चीज को कम किया हुआ था। तो इस वजह से हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट की, वो कम हो जाएगी। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को हम MbO2 से डिनोट करते होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों ने अलग अलग इफेक्ट्स क्या थे। तो आपको पता है इनके ये साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को बढ़ाने वाला नाइट्रेट्स का, और साथ में इसका ये आ रहा था कि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा रही थी। ऐसा ही है कि नहीं है? तो अब हम इस चीज को ठीक करना चाहते हैं, तो हमने ठीक करने के लिए क्या दे दिया, बंदे को नाइट्रेट्स दे दिए और बीटा ब्लॉकर्स दे दिए। देखो जब आप नाइट्रेट्स दोगे तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा, उसको कौन रोक लेगा, आपके बीटा ब्लॉकर्स रोक लेंगे। देन नाइट्रेट्स जब आप बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो क्या हुआ कि आपका दूसरा फीलिंग ज्यादा हो रही थी। तो देखो फीलिंग कहां से, हमारी वेन्स में से ही तो ब्लड आ रहा था ना। तो आपकी ये जो वेन्स, नाइट्रेट्स ने वेन्स को डायलेट करवाया हुआ है, ये कम ब्लड भेजेंगी। जब कम ब्लड भेजेंगी तो आपका ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा था ना बीटा ब्लॉकर्स में, वो भी अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अब आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये देखो इन्होंने हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वाला पंगा भी ठीक हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला भी इशू ठीक हो गया, और साथ में हार्ट रेट वाला इशू भी ठीक हो गया, जिसकी वजह से अब आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आप देख सकते हो कि अब बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो बंदे की पेन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये था जनाब। बाकी बीपी तो आपको पता है ये कम को कर ही देंगी, क्योंकि हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आपकी वेजोडाइलेशन हो रही है, तो ये सारी चीजें बीपी को कम कर देंगी। तो इस तरह हमने क्या किया, बंदे को एंजाइना को ठीक कर लिया, कैसे, नाइट्रेट्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स दे के। अच्छा जी, आगे एक हमने कल पढ़े थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपको पता है कुछ एक्ट कर रहे थे कहाँ पे, आपकी वेसल्स पे जाके एक्ट कर रहे थे, जिन्हें हमने कहा था डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और कुछ आपके आके कर रहे थे हार्ट पे एक्ट कर रहे थे और उधर कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे थे। उसमें आ जाता था डेल्टाइजम और वेरापामिल, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कौन सा था, वेरापामिल। ऐसे ही है। तो ये आ गया आपका वेरापामिल, जो कि क्या है, नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि आके हार्ट में जो हार्ट के सेल्स होंगे उधर जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता होता है। तो अब देखो आपका ये कैल्शियम इन चैनल्स के थ्रू अंदर जा रहा था, कैल्शियम आप सेल के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी आपको पता है साइटोसोल में कैल्शियम कम हो तो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन आपको पता है कि यही कैल्शियम इन्वॉल्व था एस नोड में और करंट के प्रोड्यूस के लिए, ऐसा ही है कि नहीं है। तो इट मींस कि ये भी सेम इफेक्ट देगा। कौन सा सेम इफेक्ट, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने वाला। जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स भी तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे थे ना, इसी तरह ये जो हमारा वेरापामिल है ये भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। बस इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है, जबकि जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं वो बीटा 1 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन उसका भी लास्ट पे जो आता था वो यही सेम इफेक्ट ही आता था ना, कि आपकी साइटोसोल में कैल्शियम कम हो जाता था। ऐसे ही है कि नहीं है। तो खैर दोनों ने क्या करवाया, इन दोनों का सेम इफेक्ट होता है, तो इस वजह से वेरापामिल का इफेक्ट सेम होता है बीटा ब्लॉक करके। तो ये आगे जनाब हमारा कि हमने एंजाइना को कैसे ट्रीट करना है। लेकिन इसमें आगे एक और ड्रग आ जाती है। आपने ये वाली सारी ड्रग्स ट्राई कर ली, लेकिन बंदे का क्या हो रहा है कि एंजाइना ठीक नहीं हो रहा। आपने उस बंदे की एंजियोप्लास्टी भी कर ली, लेकिन फिर भी उसका एंजाइना ठीक नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते होते हैं रिफ्रैक्टरी एंजाइना। मींस के वो एंजाइना जो आप अपनी सारी मेडिसिन मेन दे लो लेकिन फिर भी ठीक ना हो, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, रिफ्रैक्टरी और रेजिस्टेंट एंजाइना। तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते होते हैं रेनोलाजीन। अब रेनोलाजीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, ये बड़ा अजीब सा है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपके पिछले कंसेप्ट सारे खराब हो जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना। वो ये कि आपको पता है हमने मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था। मायोकार्डियल सेल्स किस तरह करते होते थे, इस तरह सोडियम जाता होता था, डीपोलराइजेशन होती थी। देन आपकी पोटाशियम और कैल्शियम की वजह से प्लेटो फेज आता था। देन आपकी ये जो रीपोलराइजेशन होती थी ये पोटाशियम की वजह से होती थी। तो इसने क्या लिखा है, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग रेनोलाजीन, वो ये है कि ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, इनवर्ड दूसरा इनवर्ड सोडियम करंट्स को। मींस के सोडियम के अंदर आने को ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। कहां पे, लेट फेज में। अब लेट फेज में हमने तो इधर पढ़ा था ना कि पोटाशियम और कैल्शियम इन्वॉल्व थे प्लेटो फेज में, लेकिन अभी कुछ स्टडीज में पता चला है कि आपका इधर थोड़ा बहुत सोडियम की भी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक हो गया। तो सोडियम भी क्या हो रहा होता है, आपका अंदर आ रहा होता है सेल के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इधर सेल बनाऊं तो क्या हो रहा है कि जनाब आपका सोडियम अंदर आ रहा है। ऐसा ही है कि नहीं है, ये हमने पढ़ लिया, ये जो न्यू स्टडीज हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इधर सोडियम अंदर आ रहा है। देन क्या है कि हमारा जो सेल्स होते हैं इनमें एक्सचेंजर होता है। कौन सा एक्सचेंजर होता है, सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का क्या काम है कि सोडियम को बाहर फेंकना सेल से। ये वाला जो सोडियम आ गया ना, इसको सेल से क्या करेगा, ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर बाहर फेंक देगा, जबकि बाहर से कैल्शियम को अंदर ले आएगा। जबकि बाहर से कैल्शियम को इसने क्या किया, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ने अंदर ले आया। खैर सारी बात का मजमुआ ये कि ये जो सोडियम आ रहा था ना अंदर, इसने कैल्शियम अंदर आने को बढ़ा दिया। मींस के साइटोसोल में कैल्शियम को बढ़ा दिया। तो आपको पता है जब भी साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ता होता है तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। ऐसे ही है कि नहीं है। तो इट मींस कि जब भी आपकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही है कि नहीं है। तो हमने ऐसी ड्रग दे दी कि जिसने ये जो सोडियम आ रहा था ना इसको इनहिबिट कर दिया। मींस के इससे हमने इनडायरेक्टली ये जो अंदर ज्यादा कैल्शियम आ रहा था ना उसको इनहिबिट कर दिया। ऐसा ही है कि नहीं है। एंड देन इनडायरेक्टली हमने ऑक्सीजन की जो डिमांड थी उसको क्या किया, कम कर दिया। तो इस तरह आपका रेनोलाजीन वर्क कर रहा है। ये सिंपली क्या करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है ऑक्सीजन की कंजम्पशन को। लेकिन इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं है, ना आपके हार्ट रेट पे खास इफेक्ट है, ना आपके ब्लड प्रेशर पे खास इफेक्ट है। ये सिर्फ आपकी ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर रहा है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये हमने पाथवे देख लिया, ये आपने याद नहीं रखना, ये लाजमी नहीं है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या करवा देता है, ये डायस्टोलिक वॉल टेंशन को कम करवा देता है। वॉल टेंशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो वॉल है ना वो कितनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपकी जो वॉल है वो कितनी ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये आपका हार्ट बनाओ ना, तो ये जो इसका एरिया ये कितनी ज्यादा फोर्स है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको पता है अगर इस ये वाले एरिया में मींस के इधर के जो सेल्स हैं उधर कैल्शियम ज्यादा होगा तो ये ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही है कि नहीं है। तो इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो अब हमने क्या किया, रेनोलाजीन दे के इस कैल्शियम को कम कर दिया। तो अब ये उतनी ज्यादा फोर्स से
कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह इन्होंने क्या किया कि डायस्टोलिक वॉल टेंशन को हमने क्या किया, कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन हो रही थी वो कम हो गई। तो इस तरह आपका रेनोलाजीन वर्क कर रहा होता है और बंदे का जो एंजाइना है वो ठीक हो जाता है। अब इसकी वजह से कौन से साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, वही कॉन्स्टिपेशन वगैरह आ सकता है, डिजीनेस मीन्स के सर का चक्कर आ जाना अचानक से, हेडेक हो सकती है और नोजिया हो सकता है। ये वाले साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं अगर बंदे को आप रेनोलाजीन दोगे। तो ये आ गया हमारा एंटी एंजाइनल थेरेपी, इसकी ईच एंड एवरीथिंग ये होगी। देन आपको पता है हमारा लास्ट वाला था प्रिंजिमेटल एंजाइना, ऐसे ही है कि नहीं है? तो उसमें आप क्या प्रेफर करते होते थे, मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को प्रेफर करते होते थे, ये हमने कल पढ़ा था ना। प्रिंजिमेटल एंजाइना में क्या हो रहा था कि आपकी जो वेसल थी उसकी क्या हो रही थी, स्पेजम हो रही थी। तो आपको पता है जब आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे वो कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट नहीं होने देंगे, तो कैल्शियम जब सेल्स के अंदर आता है उसी वक्त कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अब आपने क्या किया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे के ये जो स्पेजम हो रही थी इसको रिलीव कर लिया। तो उस वक्त आप क्या प्रेफर करते होते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को प्रेफर करते होते हो, किसमें, प्रिंजिमेटल एंजाइना में। तो खैर ये था हमारा आज का एंटी एंजाइनल थेरेपी वाला टॉपिक। देन